सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जितने भी एस्पिरेंट जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके एग्जाम को 2-3 दिन अब रह चुके हैं। जैसे कि हमने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे एक मैराथन सेशन लाया था, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, नालसा क्या है, उसके बाद लोक अदालत क्या है, उसके बाद हिस्ट्री जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की एक कंपोनेंट वो हमने कवर कर लिया था। आज हमारा सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू कोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कुछ टर्म समझेंगे, टर्मिनोलॉजीज जो कोर्ट रिलेटेड हैं जहां से पेपर और पीछे जो भी अभी तक पेपर में पूछे गए वो सारी टर्मिनोलॉजीज को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, कुछ पेन डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ध्यान से इस सेशन को सुनना है। ठीक है, A to Z अच्छे से आप सुनोगे, बीच में करंट अफेयर, बीच में एब्रीवेशन, बीच में ही कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करें। द वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछा गया है हाई कोर्ट के एग्जाम्स में पहले भी, कि पहली वुमेन जज, फर्स्ट, ध्यान से सुनना, यहां पर कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट वुमेन, एक पूछेगा फर्स्ट वुमेन जज कौन सी थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की, और सेकंड पूछ सकता है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस कौन थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट वुमेन जज पूछेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की, वो है जस्टिस सिंधु शर्मा। क्या नाम है? जस्टिस सिंधु शर्मा। ठीक है, ये तो आप नहीं भूलोगे। तो फर्स्ट अगर आपको पूछेगा वुमेन जज तो जस्टिस सिंधु शर्मा, और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अगर आपको पूछेगा तो आपने याद रखना है जस्टिस गीता मित्तल। क्या नाम है? जस्टिस गीता मित्तल। दिस इज क्लियर, यहाँ पर तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको कई बार पूछता है पेपर में। ठीक है, जैसे मान लो आपको पूछता है लॉयर क्या होता है। ठीक है, लॉयर एक सिंपल पर्सन होता है जिसने बीए किया हो एलएलबी में। ठीक है, एलएलबी में। ठीक है, एलएलबी स्टैंड्स फॉर एलएलबी का मतलब होता है ग्रेजुएशन करी हो लॉ में। ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन करी है लॉ में, सिंपल लॉ ग्रेजुएट को हम लॉयर बोलते हैं। क्या जो लॉयर है वो अपना केस कोर्ट में लड़ सकता है? नहीं, जब तक एक लॉयर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास नहीं करता तो तब तक वो कोर्ट में नहीं लड़ सकता। और जब एक लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? एडवोकेट। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस पता होना चाहिए, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फिर एक लॉयर, अगर किसी ने, देखो, अगर किसी ने इंडिया में एलएलबी करी है, मतलब इंडिया में लॉ की ग्रेजुएट डिग्री करी है, तो वो लॉयर है। अगर किसी ने बेसिकली ये डिग्री कहां से की है? इंग्लैंड से करी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैरिस्टर। ठीक है, सो बेसिकली बैरिस्टर इज लाइक लॉयर, इट इज नॉट लाइक एडवोकेट। बैरिस्टर भी जो है वो कोर्ट में नहीं लड़ सकता क्योंकि उसने काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा है। तो इंडिया में अगर किसी भी कोर्ट में आपको केस फाइल करना है, उसके लिए आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और फिर आप बनते हो एडवोकेट। ठीक है, दिस इज क्लियर। लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर का बीच में फर्क आपको पता है। लॉयर और बैरिस्टर इज द सेम थिंग। लॉयर वो होता है जो लॉ ग्रेजुएट इंडिया में हो, और बैरिस्टर वो होता है जो लॉ ग्रेजुएट हो इंग्लैंड से। दिस इज क्लियर। फिर एक होता है एडवोकेट के बाद वी हैव सीनियर एडवोकेट। ठीक है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अभी कोई लिखवाने का टाइम तो है नहीं ना आपके पास है। सीनियर एडवोकेट क्या होता है? देखो, सीनियर एडवोकेट वो पर्सन होता है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, उसको हम सीनियर एडवोकेट बना देते हैं। ऐसे जिसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग क्राइटेरिया पे चलते हैं, बट जो अभी क्राइटेरिया चल रहा है वो यही है कि मिनिमम अगर किसी की 45 ईयर्स एज है, मिनिमम 45 ईयर्स एज है, और 10 साल वो, एटलीस्ट 10 साल वो एडवोकेट रहा है, तो उसको बेसिकली जो है वो सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया जाता है। ये हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए दोनों अलग अलग रहता है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये तो पहले आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए, ये भी पूछ सकता है। AOR की फुल फॉर्म है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखो, अब आपके पास हिंदुस्तान में बहुत सारे एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट्स में एडवोकेट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एडवोकेट हैं। ठीक है, जो कोर्ट में केस लड़ते हैं। अब क्या वो सारे के सारे जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सभी के सभी केस फाइल नहीं कर सकते। जो बंदा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है उसको बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव राइट देता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कि वो एक फाइल केस कर सकता है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने कैसे बनोगे? आप एक एग्जाम लेता है सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं एडवोकेट ऑन एग्जाम रिकॉर्ड। वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 साल होने चाहिए। 5 साल मतलब आपको 4 साल आप एडवोकेट रहने चाहिए, और 1 साल आप जो ऑलरेडी कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा उसके अंदर काम करोगे,
उसके बाद आप भी केस फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टर्म किसके लिए यूज की जाती है, जिसको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है, हर एक को ये राइट नहीं दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मतलब हमने लॉयर समझ लिया, बैरिस्टर समझ लिया, एडवोकेट समझ लिया, सीनियर एडवोकेट समझ लिया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। कल एक बच्चा को सेशन में कमेंट कर रहा था कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, देखो एग्जाम में 2 दिन रह गए, आप स्लो पढ़ाने का तो बनता नहीं ना। तो मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप 0.75 भी कर सकते हो, 1.25 भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे तो एक स्पीड में पढ़ाना है, ठीक है, सबको लेके। नेक्स्ट इज वी हैव अ टर्म कॉल्ड अटॉर्नी जनरल। तो अगर पेपर में पूछे एजी कौन होता है, एजी इज अटॉर्नी जनरल। देखो अटॉर्नी जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिकल 76। मैंने आपको पहले भी समझाया, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को की तरफ से कोई केस लड़ना पड़ेगा तो वो कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ेंगे, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं। कौन अटॉर्नी जनरल बन सकता है, जो क्वालिफाई करे एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी क्वालिफाई करेगा एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जो भी क्वालिफाई करेगा एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है बिल्कुल, आर्टिकल 76। आप मुझे कमेंट्स में बताना इस टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर एक होता है सोलिसिटर जनरल, ये याद करना, एक होता है सोलिसिटर जनरल, ठीक है, एक होता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल, ठीक है। एडिशनल सोलिसिटर जनरल, दोनों में क्या फर्क है, दोनों कौन है, ये एडिशनल सोलिसिटर जनरल या सोलिसिटर जनरल, ये दोनों होते हैं असिस्ट करने के लिए, किसको असिस्ट करने के लिए, अटॉर्नी जनरल। देखो अटॉर्नी जनरल का इतना काम है, क्योंकि गवर्नमेंट को कितनी चीज़ों में लॉ के रिलेटेड एडवाइस देनी है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ना है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको बेसिकली हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं। क्या इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 76 में इनका जिक्र नहीं है, ठीक है। फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ के रिलेटेड असिस्ट करने के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो स्टेट में भी तो कोई होगा सीएम वगैरह को असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को, तो वो कौन होता है, स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल। कौन सा आर्टिकल है जो एडवोकेट जनरल के साथ डील करता है, 165। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज जज ऑफ हाई कोर्ट। अब जज ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। देखो 2 ही सेशन मैंने डाले हैं, ठीक है, और ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल होने के लिए आपको एक जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए आप क्वालिफाई करने चाहिए, जो उसके क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया। दूसरा आपको गवर्नर अपॉइंट करेगा, कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 165 इसके लिए डील करता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी अभी तक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देखेंगे। देखो डायरेक्टली फुल फॉर्म्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पिछली बार क्वेश्चन आया था एडीआर पे। एडीआर स्टैंड फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये मैं ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब आप नॉर्मल कोर्ट कचहरी से बाहर भी अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो कैसे होता है आर्बिट्रेशन, इसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट वे में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे रिजॉल्व हो सकता है, मान लो एक तरीका होता है आर्बिट्रेशन का, ठीक है। अब मैं समझाने में लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आर्बिट्रेशन में करवा सकते हो आप, कॉन्सिलिएशन करवा सकते हो, ये टर्म याद करना, ठीक है। ये सारा एडीआर का पार्ट है। मीडिएशन करवा सकते हो कई लोगों के बीच में, ठीक है। फिर नेगोशिएशन करवा सकते हो, ये सारा किसका पार्ट है, ये सारा ही अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक एग्जांपल तो लोक अदालत है। लोक अदालत में भी क्या होता है, लोक अदालत में भी क्या होता है कि नॉर्मल जुडिशरी की तरह काम थोड़ी होता है। केसेस आएंगे, ठीक है, जो मान ले बहुत बड़े कॉग्निजेबल केसेस नहीं है तो वो वहीं पर डिसाइड होगा। लोक अदालत का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ठीक है, एलएसए, वो भी एक तरह का अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे ही काम करता है, ठीक है। एलएसए स्टैंड्स फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये मैंने नालसा वालसा पढ़ाया है तो उसमें आपको कवर है, ठीक है। एनएलएसए अगर बोलेगा तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, एसएलएसए बोलेगा तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो ये क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटी। इनका काम है लीगली हेल्प करना, फ्री लीगल एड जो है लोगों को प्रोवाइड करना, ठीक है। सर आपने एक चीज़ बताई थी कि एलएलबी होता है, एलएलबी होता है बैचलर ऑफ लॉ, जिसको बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कहते हैं। और एक होता है एलएलएम, एलएलएम होता है मास्टर ऑफ लॉ। मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो ना, बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन साइंस, उसका मास्टर्स इन साइंस। इसी तरह एलएलबी स्टैंड्स फॉर बैचलर इन लॉ, मतलब लॉ की ग्रेजुएट डिग्री, और मास्टर्स करने को बोलते हैं एलएलएम, ठीक है। अब ये एलएलबी या एलएलएम वर्ड कहाँ से निकला, एलएलबी बेसिकली इसका अगर जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म देखे ना वो है लीगम, ठीक है, ये याद कर लो, पूछ सकता है, लीगम बैकालेरियस, ठीक है, बैकालेरियस। इसका ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, लेटिन लैंग्वेज, ये याद करना। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ या बैचलर ऑफ लॉ। इसी तरह एलएलएम की फुल फॉर्म होती है लीगम मैजिस्टर,
लीगम मैजिस्टर, ये भी एक लेटिन वर्ड है, ठीक है। लीगम मैजिस्टर ये भी एक लेटिन वर्ड है, ठीक है। पूछा जा सकता है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो इसलिए आपने इसको भी कवर कर लेना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे से जो भी हमारी चीज़ें उनको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सर हम क्या क्या रिवाइज कर चुके हैं अभी तक। हम सबसे पहले हमने देखा कि पहली वुमेन जज है जस्टिस सिंधु शर्मा, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की गीता मित्तल। लॉयर वो होता है जिसने बेसिकली ग्रेजुएशन की हुई है लॉ में, और अगर वो बार काउंसिल इंडिया को एग्जाम पास कर ले वो एडवोकेट में। बैरिस्टर इज जस्ट लाइक अ लॉयर बट ही और शी हैज इट्स डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद सीनियर एडवोकेट होता है जो मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मिनिमम 45 ईयर ऑफ एज, एटलीस्ट 10 साल उसका एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अगर किसने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट रिकॉर्ड एग्जाम पास किया, उसके बाद 5 साल उसके बाद एक्सपीरियंस, 5 साल मतलब 4 साल उसने एडवोकेट काम किया और 1 साल उसने किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर काम किया है, तो वो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाता है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अटॉर्नी जनरल का देख लिया, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करता है, लॉ वाले रिलेटेड में उनकी तरफ से केस लड़ता है। अटॉर्नी जनरल को भी एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की फुल फॉर्म देखिए, एलएससी देखिए, एलएलबी और एलएलएम हमने अच्छे से इनकी फुल फॉर्म्स कवर कर ली, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आईसीसी और आईसीजे, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स और ये क्या होते हैं यहाँ पे पूछता है। आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्या लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। ये होता है आईसीसी, और आईसीजे स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ठीक है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। ये क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करता है। बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये रोम स्टैट्यूट के तहत बना था। क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि मान लो अगर ह्यूमन राइट को वायलेट करा है किसी पर्सन ने, ये किसी पर्सन के अगेंस्ट भी डिसीजन दे सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी कंट्री के अगेंस्ट डिसीजन देता है, ठीक है। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ये भी पूछा जाता है पेपर में, हेग में। कहाँ पे? हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बट इंडिया किसका मेंबर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो पूछ सकता है, पीआईएल, ठीक है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो मान लो कोई एक इशू है जहां पर मानो जिसके साथ वो क्राइम हुआ तो वो खुद जो है वो उसमें केस फाइल नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ में मैं भी उसका केस फाइल कर सकता हूं। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आप लिटिगेशन जो है फाइल कर सकते हो, दैट इज नोन एज पीआईएल, ठीक है। फिर एक होता है एफआईआर। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे ही कोई क्राइम होता है और आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपकी एक एफआईआर रजिस्टर होती है, लेकिन कौन से केसेस में? कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेज वो होते हैं जहां पर आप किसी को, अगर किसी ने मान लो किसी ने मर्डर किया है, रेप किया है, तो आप कोर्ट से वारंट का वेट थोड़ी करोगे उसको अरेस्ट करने के, विदाउट वारंट भी उसको अरेस्ट कर सकते हो। ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। उनके केस में एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भी आपको, ये कुछ छोटी मोटी चीजें, ठीक है, बाकी कोड रिलेटेड। बट यहां से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, तो सिंपल नहीं किया तो कॉम्प्लेक्स करके क्या फायदा है, सिंपल में गड़बड़ हो जाए। फिर एक यहाँ के साथ टर्म रिलेटेड है जीरो एफआईआर, ठीक है। ये क्या होता है? जीरो एफआईआर क्या होता है? देखो मानो पहले क्या होता था, मान लो कोई क्राइम हुआ, ठीक है, तो एक पुलिस स्टेशन के पास जाते थे, वो बोलते थे ये क्राइम जहां पर हुआ वो हमारे एरिया में पड़ता ही नहीं है। जैसे 2012 निर्भया गैंगरेप में हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मान लो आपके साथ कोई भी क्राइम होता, कॉग्निजेबल क्राइम होता, तो आप पास में किसी भी, आप रेलवे स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। चाहे एफआईआर जो आप रजिस्टर कर रहे हो वो उस थाने के डोमेन में आती है नहीं आती है, वो खुद अपने में, अपने थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर करेंगे। बट आप इमीडिएट किसी भी स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, उसको बोलेंगे हम जीरो एफआईआर, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर एक टर्म होती है पीओए। पीओ स्टैंड फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? देखो मानो आपने कोर्ट में केस लड़ना है, ठीक है। अब केस तो मेरा लड़ा जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी जाके अपने तर्क वितर्क करूंगा जाके कोर्ट में जज के साथ, नहीं, मेरे बिहाफ में कोई एडवोकेट होगा जो केस लड़ेगा। तो आप बेसिकली आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी इस एडवोकेट को दे रहे हो, मतलब आपके बिहाफ में एक एडवोकेट जो है केस लड़ रहा है, तो आप उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के देते हो कि भाई मेरे बिहाफ में मेरी बातें जो बोलेगा वो ये बोलेगा। तो फिर जो एडवोकेट बोलता है वो आपकी ही बात बोलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी उसको देनी चाहिए, देनी पड़ती है, अदरवाइज आपका एडवोकेट आपके बिहाफ में केस नहीं लड़ सकता, ठीक है। इसी के साथ एक जीपीए टर्म भी होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जीपीए स्टैंड फॉर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये भी याद कर लें फुल फॉर्म। एक पॉक्सो होती है, पॉक्सो, ठीक है। पॉक्सो क्या होता है? पॉक्सो स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो जो भी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस,
देखो जो भी बच्चों के साथ, चिल्ड्रन मतलब 18 साल से कम वाले बच्चों के साथ जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसके रिलेटेड जो है एक्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉस्को एक्ट। मतलब अगर मान लो अगर कोई भी बच्चे के साथ कोई भी गलत होगा, सेक्सुअल ऑफेंस वगैरह होगा, तो पॉस्को के तहत उसको मतलब बहुत जल्दी एक तो ट्रायल होता है और दूसरा बहुत सजा भी मिलती है, दैट इज नोन है पॉस्को एक्ट। फिर इसी के साथ मिलता जुलता जे एक्ट है, ठीक है। जे एक्ट क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कब आया था? 2015 का एक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो जो भी जुवेनाइल हैं, जुवेनाइल मतलब हैं जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे, उनके खिलाफ अगर कोई भी क्राइम होगा तो उसकी जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत उसकी जो है सुनवाई होती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि अगर मान लो एक बच्चा, देखो 18 साल से नीचे तो सारे बच्चे हैं ना, 18 साल से ऊपर एडल्ट आ जाते हैं। मान लो अगर कोई एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में है और वो कोई हीनियस क्राइम करता है, मान लो वो किसी का मर्डर कर देता है, मान लो वो किसी का रेप कर देता है, ठीक है, 16 से 18 साल का बच्चा, तो भाई तुम उसको बच्चा ट्रीट नहीं करोगे ना। फिर अगर तुम उसको बच्चा ट्रीट करोगे तो बच जाएगा, तो उस केस में तुम उसको क्या कर सकते हो? एडल्ट ट्रीट कर सकते हो। कौन बोलता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है, ठीक है। ये चीज भी याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई यहाँ पर तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का, वो ये बोलता है कि अगर कोई हीनियस क्राइम होता है तो 16 से 18 साल के बच्चे को भी आप उस केस में एडल्ट जो है ट्रीट कर सकते हो उसको सजा देने के लिए, ठीक है। ऐसे तो 16 साल का बच्चा अगर मानो इतना बड़ा हीनियस क्राइम करके तो फिर तो बच गया ना, अगर उसको मतलब ट्रीटमेंट जो है एज अ चिल्ड्रन मिला तो, ठीक है। फिर एक होता है SLP, LP होता है लीव पिटिशन, SLP होता है स्पेशल लीव पिटिशन। क्या होता है? स्पेशल लीव पिटिशन। मतलब स्पेशल लीव पिटिशन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना। ये कौन सी आर्टिकल में है इसके बारे में? आर्टिकल 136। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताया। बेसिकली ये क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है? कि मान लो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो वो खुद ही वो पिटिशन जो है सुन सकता है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन मिलती है ओवर द हाई कोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टैंड फॉर, जैसे हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पढ़ा, उसमें एक JDR भी होता है। JDR स्टैंड फॉर जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जज जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं, ठीक है। ये भी एक अल्टरनेट रेजोल्यूशन का जो है मॉडल है, इसको बोलते हैं जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, PP स्टैंड फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पब्लिक मतलब मान लो कोई एक केस है जिसमें एक सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नोन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको हेल्प करने के लिए एक APP होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक DPP होता है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये इसके साथ मिलती जुलती टर्म है। अगर आपको PP समझ आ गया, PP स्टैंड फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो APP समझ आ जाएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, DPP समझ आ जाएगा, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर एक टर्म मैंने आपको जब पढ़ाया था सबऑर्डिनेट कोड, उसमें मैंने आपको बोलता है क्रिमिनल साइड है, एक सिविल साइड है। तो जो क्रिमिनल साइड है वहां पे कुछ होते हैं जैसे CGM होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मैंने आपको ये भी बताया था कि मानो अगर किसी में 7 साल की सजा देनी हो तो वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है, ठीक है। एक GM होते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इनके शायद 3 साल का पीरियड था। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनको क्या बोलते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इनके ऊपर प्रिंसिपल एंड सेशन जज होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर, वो तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं और कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं हाई कोर्ट से अप्रूवल लेने के बाद, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, भाई मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? अब आप में से आपको ये आती होंगी, आधे से ज्यादा तो आपको पता ही होंगी। अब आप बोल रहे हो सर हमें ऑलरेडी आती है तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? देखो यार, अगर पेपर में आपके ये चीजें पूछी जाती हैं तो मैं क्यों और एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा ना। पहले तो वही कवर करेंगे जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और ये पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। आप पीछे वाले पेपर उठा के देख लो, फुल फॉर्म्स वहां पर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज BNS। BNS क्या है? BNS इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। आपका पहला एक होता था, इंडिया में क्या चलता था? इंडियन पिनल कोड, IPC, उसको किसने रिप्लेस करा है? भारतीय न्याय संहिता ने। इसी तरह BNSS अगर पूछ ले, वो क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो पहले आपका होता था एक CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC जिसे कहते थे, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, ठीक है। और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य होता है एविडेंस,
साक्ष्य अधिनियम, अधिनियम, ADHI, अधिनियम, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, IEA को इसने रिप्लेस किया है, ठीक है। ये भाई याद करना, भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया इंडियन पिनल कोड को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने CRPC को, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किसने? इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है वो रिप्लेस करा है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? CAT। देखो टी ट्रिब्यूनल होते हैं ना, दे आर डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स, जो क्या होते हैं मतलब कोर्ट से बाहर जाके कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस को जो है सॉल्व करने बनाए जाते हैं। CAT स्टैंड फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मान लो आपकी कोई जॉब के रिलेटेड कोई भी केस है तो कैट का ऑर्डर आता है ना, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये भी एक तरह का कोर्ट की तरह ही काम करता है ना, ट्रिब्यूनल डिफरेंट केसेस को सॉल्व करने में। इसी तरह AFT होता है। AFT किसमें होता है? आर्मी का, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। AFT स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। NGT का नाम आप सबने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है JMFC, या बोलते हैं JMIC। ये कौन होता है? देखो, JM स्टैंड फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, F स्टैंड फॉर फर्स्ट, C स्टैंड फॉर क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप भी जाते हो कई बार, आपको बोलते हैं ये एफिडेविट जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आपने क्या करना है? टेस्ट करवाना। जैसे मान लो नायब तहसीलदार भी आ जाता है उसमें, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो याद कर लेना, ठीक है। WP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। WT स्टैंड फॉर रिट पिटीशन, ठीक है। रिट पिटीशन आप तब फाइल करते हो, मान लो किसी के फंडामेंटल राइट जो है छीने गए, तो वो रिट पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। इसके साथ डिफरेंट रिट पिटीशन है। ये आपके ना जम्मू कश्मीर के जो पोर्टल है ना, ऑफिशियल जो है हाई कोर्ट का पोर्टल, वहां पे भी लिखा हुआ है SWP इज सर्विस रिट पिटीशन। ये अच्छे से देख लेना, सर्विस रिट पिटीशन, ठीक है। उसके बाद एक आपका है इसी तरह OWP में बाकी जो रिट पिटीशन आ जाते हैं, अदर रिट पिटीशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद कर लें, अदर रिट पिटीशन, ठीक है। ये एक बार मैं सारे आपको याद कर लूँ। और आपके हाई कोर्ट की साइट में कौन कौन से अवेलेबल हैं? एक होता है RFA, ठीक है, RFA, ठीक है। ये होता है रेगुलर फर्स्ट अपील, ठीक है, रेगुलर फर्स्ट अपील, ठीक है, रेगुलर फर्स्ट अपील। इसी तरह जो होता है RSA होता है, जहाँ पे S हो गया तो वहाँ पे मान लो रेगुलर सेकंड अपील। क्या है? रेगुलर सेकंड अपील, ठीक है, ये आप याद रखना। इसी तरह LPA भी होता है। LPA मतलब लेटर पेटेंट मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। मान लो एक सिंगल बेंच है, वहाँ से डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, ठीक है, बेंच पे जाता है, ठीक है, केस, तो लेटर पेटेंट अपील। ये आप अपील करते हैं, डिफरेंट फाइल करते हो कि सिंगल बेंच से डबल बेंच पे हमारा केस की सुनवाई हो, तो लेटर पेटेंट अपील, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है COS स्टैंड फॉर सिविल ओरिजिनल सूट, COS स्टैंड फॉर सिविल ओरिजिनल सूट, ठीक है। और एक चीज एक मैं भूल गया आपको पढ़ाना, HCP, ये भी एक आपकी पिटीशन है, हैबियस कॉर्पस पिटीशन, ठीक है, हैबियस कॉर्पस पिटीशन। मान लो आपका एक फंडामेंटल राइट है वो छीना गया, ठीक है, मान लो आपका पर्सन कोई रिप्लेस है, तो आप HCP पिटीशन जो होते हैं वो फाइल कर सकते हो। तो फिर कोर्ट वो बोलता है कि इस बंदे को पेश किया जाए, ठीक है। तो वो बंदा कहीं पे भी हो तो लाना पड़ जाता पुलिस को, तो इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस पिटीशन, HCP पिटीशन, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है केविएट, ठीक है। ये टर्म आपने सुनी होगी, केविएट फाइल करना। देखो केविएट फाइल करना क्या होता है, मान लो, ध्यान से समझना इस चीज को, मतलब ये केविएट का मतलब होता है कॉशनरी पिटीशन, ठीक है। अगर ये वर्ड आए कॉशनरी, या अच्छे से समझना कंसेप्ट, कॉशनरी पिटीशन बिफोर हियरिंग। अभी मैं फुल फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी तो काफी पीछे हैं, बट कुछ आ रही है बीच में भी। कैविएट होता है कॉशनरी पिटीशन बिफोर हियरिंग, मतलब हियरिंग से पहले जो है आप कॉशनरी पिटीशन फाइल करें। मान लो क्या हुआ कि आपकी एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया, आपको लग रहा है कि कोई जो है कुछ आप पे लोग केस कर सकते हैं इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे पहले वो केस करते हैं, आप उससे पहले ही जाके कोर्ट में कैविएट पिटीशन फाइल कर देते हैं। जब आप कैविएट पिटीशन फाइल कर देते हैं तो अब वो अगर आपके केस करेंगे ना, तो वो केस नहीं होगा, आप ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। बाकी बाद में चीजें होती रहेंगी, बट आप पे अगर सपोज करो कोई सोच रहा है कि अगर वहां पे वो पिटीशन फाइल करेगा अपने, उससे पहले अगर आप कैविएट पिटीशन ले आते हो तो फिर वो आपको उस ज्वाइन करने से रोक नहीं सकता। तो आप मतलब यहाँ पर ये कॉशनरी पिटीशन बिफोर हियरिंग, आपको हियरिंग से पहले ही लग गया कि कोई गड़बड़ हो सकती है, तो आप कैविएट जो है वो फाइल कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार यहाँ तक की सारी फुल फॉर्म्स हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे ADR इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लीगल सर्विस अथॉरिटी, LLB इज लीगम बैकैलेरियस, लैटिन वर्ड से निकाला, LLM इज लीगम मजिस्टर,
ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंडिया इज नॉट अ मेंबर. ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडिया इज अ मेंबर. हेग नीदरलैंड में दोनों का हेडक्वार्टर है. PIL स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल करना. ठीक है. FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जीरो FIR का कंसेप्ट मैंने समझाया. पावर ऑफ अटर्नी, व्हेन यू आर गिविंग योर अटर्नी टू समवन के आपके बिहाफ में केस लड़ सकता है. ठीक है. फिर जनरल पावर ऑफ अटर्नी GPA होता है. पॉस्को प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, JJ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. SLP स्पेशल लीव पिटिशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसके पास आर्टिकल 136 के तहत कि वो हाई कोर्ट में कोई अगर केस हुआ है तो उसको खुद सुन सकता है. JDI जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, PP इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, APP इज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है. CJM इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, JM इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. BNS इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. BNS CRPC को रिप्लेस किया. भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया. CAT इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. AFT इज आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल. NGT इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. WP इज रिट पिटिशन. SWP इज सर्विस रिट पिटिशन. OWP इज अदर रिट पिटिशन. ठीक है. इसी तरह RFA रेगुलर फर्स्ट अपील, फिर रेगुलर सेकंड अपील, फिर लेटर पेटेंट अपील होती है, फिर सिविल ओरिजिनल सूट होता है, फिर हेबियस कॉर्पस पिटीशन होता है. केवियट मैंने बता दिया, कॉशनरी पिटीशन बिफोर हियरिंग. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं. एक मैंने कल पढ़ाते वक्त एक गड़बड़ कर दी थी, वो ये था कि आपके जम्मू कश्मीर एंड जो आपका लद्दाख हाई कोर्ट है, लद्दाख हाई कोर्ट, उसकी जो है सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है इस टाइम पे 25 है. कितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है? 25. 19 उसमें परमानेंट जजेस हैं और 6 उसमें एडिशनल जजेस हैं. ये वहाँ पर करेक्ट कर लेना. मैंने एक्चुअली साइड में जो पहले बताया था ना वो मैंने बता दिया. साइड में पहले वो था बट अब वहां पर साइड में भी चेंज हो चुका है, तो आप इसको कवर कर लोगे. ठीक है. दिस इज क्लियर. और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर करंट अफेयर या कुछ इंपॉर्टेंट? तो बिल्कुल एक दो करंट अफेयर देखेंगे पहले इंपॉर्टेंट वाले. ठीक है. उसके बाद टर्मिनोलॉजीज पे चलेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वन केस वन डेटा. ठीक है. वन केस वन डेटा, ये क्या इनिशिएटिव है अगर आपको पूछ रहे? वन केस एक वन डेटा एक डिजिटल इनिशिएटिव है. ठीक है. डिजिटल इनिशिएटिव है. किसका है? सुप्रीम कोर्ट का. किसका इनिशिएटिव? सुप्रीम कोर्ट. मतलब एक डिजिटल डेटा सेंटर सिस्टम बनाया जिसमें सारा डिजिटल डेटा सारे केसेस का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और तालुका कोर्ट का आपस में जुड़ा हो. तो आपको किसी को भी डेटा चाहिए तो आप ले सकते हो. मतलब ये एक डिजिटल इनिशिएटिव और किसका इनिशिएटिव है? सुप्रीम कोर्ट का. वन केस वन डेटा. ठीक है. सुसहाय पोर्टल, आपको पूछ सकता है कि ये सुसहाय पोर्टल जो है वो किसका है? ठीक है. ये बेसिकली एक AI पावर्ड, AI से चलने वाला एक चैट बोट है. जैसे आपका चैट GPT है, इसी तरह का एक AI पावर्ड जो है चैट बोट है. किसका चैट बोट है ये? AI पावर्ड चैट बोट है. ये किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको बेसिकली लॉन्च करा है. ठीक है. ये कोर्ट रिलेटेड असिस्टेंट प्रोवाइड, आपको मान लो कोर्ट के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो सुसहाय पोर्टल में जाके आप वो है जानकारी ले सकते हो. ठीक है. उसके बाद एक करंट अफेयर मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट के प्रपोज अमेंडमेंट हुई है जो यूनियन कैबिनेट ने पास कर दी है, उसमें टोटल कितने जजेस होंगे? अब 38 जजेस होंगे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस. 37 होंगे अदर जजेस और प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ. चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के अभी संगम कुमार साहू जो है वो अपॉइंट हुए हैं. ये आपको याद रखना था. ठीक है. और क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सर जो हम एग्जाम में जाने से पहले देख सकते हैं? तो बिल्कुल कुछ हैं. जैसे मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था एट प्रेजेंटली चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अपना ऑफिस कब स्टार्ट किया था? तो 24 नवंबर. ठीक है. 24 नवंबर 2025 में उन्होंने अपना ऑफिस जो है अपॉइंट करा था. ये पूछ सकते हैं ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, अभी रिसेंटली जो है ना 5 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए गए. ठीक है. 5 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए गए, तो उनके नाम पूछ सकता है. उनके नाम में लिख देता हूँ. एक है शील नगु. ठीक है. जस्टिस शील नगु. एक जस्टिस श्री चंद्रशेखर. ये रीसेंट अपॉइंटमेंट हैं. कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में. तो ये देख लेना एक बार ना. जस्टिस श्री चंद्रशेखर 5 अपॉइंटमेंट्स हुई थी. फिर संजीव सचदेवा, जस्टिस श्री संजीव सचदेवा. ठीक है. ये नाम भी आप याद रखोगे. जस्टिस अरुण पल्ली. ठीक है. अरुण पल्ली. ठीक है. और सीनियर एडवोकेट थे एक वी मोहना. ठीक है. सीनियर एडवोकेट वी मोहना. ठीक है. ये आपने नाम याद है. एक तो एक आपने नाम याद है शील नगु, एक श्री चंद्रशेखर, ऐसे भी संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और वी मोहना. ये आपने नाम याद कर लेना है क्योंकि आपको पूछे जा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक फ्रेमवर्क की बात करिए. सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया कि एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, दैट इज SOP बनाएंगे. ठीक है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे. क्या स्टैंडर्ड, आप पूछा जा सकता है पेपर में, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है SOP जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है. ठीक है. वो SOP ये है कि जो अर्जेंट पिटिशंस होंगी, ठीक है, अर्जेंट नेचर की पिटिशन होंगी, वो वर्किंग आवर के बाद भी सुनी जाएंगी. ठीक है. जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी की बात है. मान लो सुप्रीम कोर्ट अब अपना जो यूजुअल टाइम है उसके बाद रात को भी काम कर सकता है. तो ये SOP जो है वो अभी रिसेंटली जो है की गई है. तो अब सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने टाइम से बाहर जाके भी जो है वो केसेस को सुन रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है.
और क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एआई का यूज़ जो है वो जुडिशरी में। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि क्या एआई का यूज़ जो है वो जुडिशरी में हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक ड्राफ्ट तैयार किया है एआई गाइडलाइंस। ठीक है, एआई गाइडलाइंस ड्राफ्ट तैयार किएंगे सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से हम जो है एआई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ह्यूमन ओवरसाइट होनी चाहिए। जो भी एआई जनरेटेड आप अगर जुडिशियल असिस्टेंट ले रहे हो उसके ऊपर ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। ठीक है, एआई अकेला रिप्लेस नहीं कर सकता जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में, उसके ऊपर एक ह्यूमन, मान लो अगर कोई केस को उसने एनालाइज किया तो ह्यूमन उसके ऊपर बैठा होना चाहिए, तो हम पूरा उसके हाथ में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं वो हमने कवर कर ली। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना समझ आता है, यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। तो अब इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है वो हम अब स्टार्ट करेंगे कोर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से कवर कर लोगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है हमारी आज की वो है अहलमद। अहलमद के लिए सिंपल आप याद रखो, अहलमद कौन होता है, इसको बोलेंगे हम लीगल क्लर्क। क्या बोलते हैं? लीगल क्लर्क, मतलब क्लर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आप जूनियर असिस्टेंट भी एक तरह का क्लर्क किया और आप ही अहलमद बनते हो बाद में। ठीक है, कई जगहों में जैसे ही जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट होते हैं ना, इनको बोला जाता है असिस्टेंट अहलमद, फिर बाद में सीखने के बाद अहलमद बनते हैं। ठीक है, तो ये आप आगे जाके देखोगे। तो सबसे पहली बात अहलमद के लिए आपने ये याद रखना है, अहलमद मतलब लीगल क्लर्क है, मतलब जुडिशरी में क्लरिकल वर्क देखते हैं। क्लरिकल वर्क देखने का मतलब है जितनी भी फाइल्स होंगी वहां पर कोर्ट में, उन सारी फाइल्स को मेंटेन करना। ठीक है, जितने भी कोर्ट के रजिस्टर होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको चेक करना, उनको मेंटेन करना, ये सारा काम किसका होता है? अहलमद का होता है। ठीक है, सिंपल, ये आपको समझ आ गया। क्या अहलमद का इतना ही काम होता है? नहीं, अहलमद का बहुत काम होता है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले पता क्या होता था? अहलमद पहले कोर्ट रूम, जो कोर्ट रूम होता था कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर, जो कोर्ट रूम होता है, पहले अहलमद उसी के अंदर बैठते थे। बट आजकल उनका वर्कलोड काम देखते हुए क्या कर दिया कि सेपरेट रूम अहलमद को प्रोवाइड किए गए, क्योंकि फाइल्स वगैरह होता है, वो बड़ा काम होता है, इसलिए उनको कोर्ट रूम के साथ ही उनको अहलमद का रूम भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब अहलमद क्या क्या काम करता है एक बार समझो ध्यान से। फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट है, कोई एक एडवोकेट है, अगर मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरे को फाइल लेके जानी है, तो सबसे पहले मैं फाइल लेके अहलमद के पास ही जाऊंगा। ठीक है, अहलमद उस फाइल को चेक करेगा क्या पूरा फॉर्मेट वगैरह फॉलो हुआ है कि नहीं, जो होना चाहिए। फिर उस अगर फॉर्मेट वगैरह ठीक है, नहीं है, तो वो बोलेगा करेक्ट करो उसको। और अगर सपोज करो वो फॉर्मेट वगैरह सब करेक्ट है, वो क्या करेगा, उसमें फाइल में केस नंबर वगैरह लगा देगा। ठीक है, उसको रिकॉर्ड में रख देगा। ध्यान से सुनना। फिर अहलमद क्या करेगा, उस फाइल को कहां पर भेजेगा? रीडर के पास। देखो ध्यान से सुनो, अहलमद फाइल में नंबर लगा देगा, बट अहलमद जज साहब के सामने फाइल नहीं रखेगा। अहलमद जो फाइल होगी उसको किसके पास भेजेगा? रीडर। रीडर का काम है जज साहब के सामने फाइल को रखना। आज हम रीडर के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी सुन लो, रीडर का काम क्या है कि फाइल को, जो भी फाइल है, एडवोकेट ने फाइल दी हुई है, किसी भी केस की फाइल है, वो किसके सामने रखना? जज के सामने रखना। वो रीडर का काम है। अहलमद का काम है फाइल में करेक्शन करना कि फाइल में कोई गलती तो नहीं है, ये सारा देख के वो रीडर को भेज देता है और रीडर किसके सामने रख देता है? कोर्ट के सामने रख देता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब इसको छोड़ के और अहलमद के क्या काम है वो हम देखते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल अब जज के सामने फाइल चलेगी, रीडर ने फाइल जज के सामने रख दी है, अब जज जो हैं उसके ऊपर क्या करेंगे? उसके ऊपर केस, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया केस, जज साहब ने बोला कि ये केस चलेगा। अब जब केस चलेगा तो सम्मन भी तो भेजने हैं, उन लोगों को भी तो बुलाना है ना जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, उनको नोटिस भेजने या वारंट इशू होगा। ये सारा काम भी अहलमद करता है। अहलमद ही सम्मन भेजता है, अहलमद भी नोटिस भेजता है, वारंट भेजता है। ये सारा काम भी किसका है? अहलमद का है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जज साहब ने जजमेंट दे दी, वो वहां पर रिकॉर्ड होगी, सबको जजमेंट लिखने गई। अब इस जजमेंट को फाइनली जो जजमेंट की ड्यूटी आई है, उस जजमेंट को बेसिकली रिकॉर्ड्स में लिखने का काम भी किसका है? अहलमद का ही है। ठीक है, होली सोली इन शॉर्ट लैंग्वेज में अहलमद के बारे में बताऊं तो अहलमद का क्या काम है? अहलमद एक लीगल क्लर्क है, जिसका मतलब है जितने भी ऑफिसेज में फाइल्स वगैरह होती हैं उनको मेंटेन करना, और ये मतलब रेगुलरली फाइल्स को चेक भी करते रहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड को चेक करते हैं, रजिस्टर को चेक करते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं ना कोर्ट के, उनसे साइन वगैरह भी करवाते हैं, मंथली चेकअप भी होता है। ये सारा काम अहलमद का होता है। ठीक है, अहलमद के बारे में एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगा, अभी जस्ट शॉर्ट समझो। अहलमद होते हैं लीगल क्लर्क, मतलब जिनका पूरा फाइलों को मेंटेन करना, फाइलों के रिकॉर्ड को संभाल के रखना, ये सारा काम किसका होता है? अहलमद का। अगर आपको कोई भी फाइल रिलेटेड काम पड़ेगा, आप किसके पास जाओगे? अहलमद के पास जाओगे, उसी के पास फाइलों का रिकॉर्ड होता है। बट अहलमद जो है वो जज के सामने फाइल नहीं रखता है। अहलमद जो है वो फाइल अपनी बनाने के बाद किसको भेज देता है? रीडर को। रीडर का काम है जज के सामने फाइल रखना। रीडर बिल्कुल जज के साथ बैठे होते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अब अहलमद आपको समझ आ गया। अहलमद के बाद अब हम रीडर के बारे में देखेंगे। रीडर कौन होते हैं वो देखें। देखो ध्यान से सुनो,
जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ना हाइपोथेटिकल में बना के बताओ, जैसे ये मान लेते हैं कोर्ट रूम है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं जज बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे बेंच लगे होंगे, यहाँ पर बेंचेस में बैठे होते हैं हमारे रीडर, ठीक है, दो रीडर, मतलब देखा गया है कि ज़्यादातर दो रीडर होते ही हैं कोर्ट में, ठीक है, एक कोर्ट रूम में दो रीडर होते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको पता है एडवोकेट खड़े होते हैं, ऐसे चलता वगैरह केस वगैरह, तो जज के साथ बिल्कुल साथ बैठे हुए होते हैं रीडर। अब रीडर का काम क्या हो, देखो पहली बात तो रीडर बेंच में बैठते हैं, ठीक है, इनके लिए बेंचेस लगे हैं तो बेंच में बैठते हैं, इसलिए इनको बेंच क्लर्क भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बेंच क्लर्क किसको बोलते हैं, तो बेंच क्लर्क रीडर को बोलते हैं। मेन काम रीडर का जो होता है ना, मेन काम रीडर का यही है कि रीडर जो करते हैं, जो भी केस है, जो भी कोई सपोज करो केस है, वो उसको किसके सामने रखते हैं, जज के सामने रखने का काम रीडर का होता है। कोई भी फाइल जो है वो अहलमा जब रीडर को देता है, रीडर का काम है वो फाइल जज के सामने रखना, ठीक है। तो रीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सी फाइल जज के सामने रखी जाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो रीडर ही डिसाइड करता है, ठीक है। और रीडर का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी दिन सुनवाई थी कोर्ट में, ठीक है, आपकी किसी दिन कोर्ट में सुनवाई थी, आप कोर्ट में थोड़े लेट पहुंचे, आप मान लेते हैं आप कोर्ट में थोड़े लेट पहुंचे, ठीक है, आपका नंबर चला गया, ऑलरेडी उन्होंने बोला होगा कि आप ये नंबर वाले आ जाओ, बट आप वहां पर नहीं पहुंचे, तो वहां पर बेसिकली क्या हुआ कि आपका नंबर चला गया, आप उसके बाद पहुंचे। अब आपने ये चीज़ जाननी है बेसिकली कि जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने क्या कहा, कि मतलब एडजर्न हुआ या कुछ और, कोई डेट पड़ी, कोई नई डेट पड़ी, जज साहब ने बोला कि आप नेक्स्ट डेट को हियरिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको रीडर से ही पता चलेंगी, ठीक है। तो रीडर का मतलब, रीडर मतलब समझ लो बिल्कुल क्लोज टू द जज, मतलब अगर जज के सामने फाइल रखनी है या फाइल में जो भी रोज की कौन सी प्रेजेंटेशन फाइल मतलब जज साहब के सामने जाएगी, या अगर सपोज करो आप नहीं पहुंच पाए तो आपने ये जानना है कि जज साहब ने क्या बोला, नेक्स्ट डेट डाली है या अर्जेंट करा है, जो भी करा, तो आप किसको पूछोगे, आप रीडर को ही पूछोगे, यही चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा अहलमद का और रीडर का। अहलमद भी क्लरिकल पोस्ट है, रीडर भी क्लरिकल पोस्ट है, कई जगहों में अहलमद ही प्रमोट होकर रीडर्स बनते हैं, ये चीज़ याद रखना, कई जगहों पे बोल रहा हूँ, हर जगह पे सेम रूल नहीं है। अब होता क्या है कि अहलमद भी क्लरिकल है, रीडर भी क्लरिकल है। अहलमद जो है वो फर्स्ट स्टेज मान लो, आप सबसे पहले आपको काम पड़ेगा अहलमद के पास फाइलें फुइलें चेक करिए, अहलमद रीडर को देगा और रीडर का काम है जज साहब के सामने फाइल रखना, बिल्कुल क्लोज टू द जज इज रीडर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आई होप ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज नज़ीर। देखो नज़ीर मतलब समझ लो फाइनेंशियल पर्सन, मतलब पैसों का डिपार्टमेंट देखने वाला। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना कोर्ट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है कोर्ट का, वो जो देखता है उसको बोलते हैं नज़ीर। क्या बोलते हैं, नज़ीर। तो ये याद करना, जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं होंगी वो कौन देखेगा, वो नज़ीर देखेगा। इवन देखो अब सारी कैश तो कौन हैंडल कर रहा है, नज़ीर ही हैंडल कर रहा है। अगर सारी कैश नज़ीर हैंडल कर रहा है तो इसी का काम है, जो डे बुक होती है ना, जो मेंटेन करना, कैश बुक वगैरह मेंटेन करना जो कोर्ट की होती है, फाइन की जो भी रजिस्टर होगा या स्टॉक कितना है कोर्ट में, ये सारा रजिस्टर करने का काम किसका है, नज़ीर का। तो मतलब जो भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज होंगे कोर्ट में वो सारे कौन देखता है, वो नज़ीर देखता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी और फाइनली उसमें कोई जजमेंट आ जाती है, ठीक है, जज साहब जजमेंट देते हैं और एक पार्टी में फाइन इंपोज कर देते हैं, मतलब तुमने 5 लाख रुपए फाइन देना है। अब ये जो फाइन इंपोज हुआ किसी पार्टी के ऊपर, इस फाइन को कलेक्ट करने का काम और उसका रजिस्टर मेंटेन करने का काम भी किसका है, नज़ीर का ही है। तो ये भी याद करना, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड जो भी काम होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट की जजमेंट आई, उसमें किसी की पार्टी के ऊपर फाइन भी लगा है, उस फाइन को कलेक्ट करने का भी काम भी किसका होगा, नज़ीर का होगा। ये पॉइंट पे मतलब होली सोली फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है किसने देखना है, नज़ीर ने देखना है। अहलमद ने क्या देखना था, क्लेरिकल, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लेरिकल वर्क कौन देखेगा, अहलमद। रीडर क्लोज टू द जज साहब, और जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ जज के सामने रखनी है वो कौन काम करेगा, वो रीडर करेगा। अहलमद किसको देगा, वो देगा किसको, रीडर को देगा, और रीडर आगे इन चीज़ों को देखेगा, ठीक है। आई होप यहां पर आपको समझ आए। अब देखो नाइब कोर्ट और बेलीफ, ये दो चीजें आपने समझनी है ध्यान से, ठीक है। नाइब कोर्ट और बेलीफ कौन होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, मैं एक आपको सिचुएशन बताऊं। फॉर एग्जांपल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में आपका हाई कोर्ट है, उसके अंदर बहुत सारे लोअर कोर्ट आ जाए। मान लेते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक RS पुरा में होगा, ठीक है, RS पुरा का होगा, ठीक है, कोर्ट। उसके बाद मान लेते हैं एक जानीपुर मान लेते हैं, ठीक है, जानीपुर में मान लेते हैं, ये मतलब कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, RS पुरा, जानीपुर, लोअर कोर्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब जम्मू के जो हमारे फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट के DCP हैं, वो क्या करेंगे, वो कुछ पर्सनल अपने पर्सनल जो है ऑफिसर रैंक भी होता है और उसके साथ कोई कांस्टेबल वगैरह भी लगा के इस कोर्ट में भी भेज देंगे, और इस कोर्ट में जिसकी जुडिस्टिकेशन, फॉर एग्जाम्पल
RS पूरा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो थाना आएगा वहां के बंदे जो हैं वो कहां पर रहेंगे, कोर्ट में रहेंगे। इनका काम क्या होगा, ध्यान से, इनका काम होगा, ये एक लिंक की तरह काम करते हैं उस थाने के बीच में और कोर्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और उस थाने तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, और इनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए वो फॉलो होने चाहिए। ये सारा काम कौन देखते हैं, नायब कोर्ट देखते हैं, नायब कोर्ट। ठीक है, ये चीज याद रखें। नायब कोर्ट कौन होते हैं, नायब कोर्ट बेसिकली पुलिस पर्सनल ही होते हैं जिनको पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं कहां पर, कोर्ट में, और जिनका काम होता है कि एक लिंक स्टैब्लिश करना किसके बीच में, जजेस के बीच में, मतलब एक जुडिशरी के बीच में और पुलिस के बीच में, ताकि कोई भी जजमेंट आती है या जुडिशरी में कुछ भी जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल जज साहब को कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की कुछ चाहिए, डिटेल्स चाहिए, पुलिस से चाहिए, तो वो नायब कोर्ट का ही काम होता है, वो वहां से मंगवाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन द जुडिशरी एज वेल एज पुलिस डिपार्टमेंट, ये किसका वर्क होता है, नायब कोर्ट का होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। कुछ मतलब इतना कंप्लेक्स मैंने रखा ही नहीं है। अगर मैं यहां पर वो वाली डेफिनेशन ले आता ना जो ऐसे मतलब आपको मिलती गूगल वाली, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते, बट मुझे आपको समझ आना है। देखो अभी क्वेश्चन कितना सिंपल आया था, अगर आपको समझ है, हर टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट क्लियर है, इसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अब बेलीफ कौन होता है, देखो बेलीफ कौन होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोर्ट में गए होगे ना, वैसे तो ना ही जाने की जरूरत पड़े वहाँ, ऐसे नहीं जाने की जरूरत पड़नी चाहिए ना, मतलब जूनियर सिस्टम बन के आप जाओ सारे, यही मेरी प्रे है टू गॉड, आप सभी जाओ, बट ऐसे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जज साहब हमारे बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं रीडर्स यहाँ पर बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एडवोकेट हो जाएंगे, ये एडवोकेट, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाला, ये सिक्योरिटी या पीस मेंटेनिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं बेलीफ। ठीक है, देखो बेलीफ का काम है जो उस कोर्ट रूम है उसके अंदर पूरी सिक्योरिटी को मेंटेन करना और शांति बनाए रखना। जैसे ही जज साहब इंटर करते हैं ना, तो आपने मूवीज में देखा होगा कि ये बेलीफ अनाउंस करते हैं, क्या जज साहब आ रहे हैं, जज आ रहे हैं, कीप साइलेंस इन द कोर्ट कम्प्लेक्स या कोर्ट रूम, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेसिकली ये चीज़ सिक्योरिटी, इवन सिक्योरिटी ठीक रहे ताकि उठ कर लड़ाई झगड़े में ना आ जाए, तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, बेलीफ का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखने, बेलीफ क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना कोर्ट रूम के अंदर, ये काम किसका होता है, बेलीफ का होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन होते हैं, स्टेनो। देखो स्टेनो का क्या काम है, देखो स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मतलब लेवल 6 की पोस्ट है, आप सबको पता है, इनके डायरेक्ट एग्जाम भी होते हैं। अब कोर्ट के अंदर स्टेनो का क्या काम है, देखो जो भी जज साहब बोलेंगे या कुछ भी टाइप करना होगा ना कोर्ट में, वो टाइप करने का काम किसका होता है, स्टेनो का होता है। और स्टेनो सिर्फ टाइपिंग तक ही नहीं है, आजकल स्टेनो एज अ पर्सनल असिस्टेंट काम करते हैं टू द कोर्ट, और भी कुछ काम भी उनको एलोकेट किया जाता है। मेन काम अगर स्टेनो को होता है, वो भी क्या होता है कि टाइप करना, जो भी चीज़ें, जो भी जजमेंट कही गया, कुछ भी कहा गया, उसको टाइप करना, वो टाइप करने का काम किसका होता है, लिखना। हर आपको पता है, जैसे जज साहब बोल रहे होते हैं साथ में ऐसे टाइप में चल रहा होता है, तो वो टाइप करने का काम किसका होता है, स्टेनो का। ठीक है, बट आप समझो पहले एफिडेविट होता क्या। देखो कोर्ट में मान लेते हैं मैंने किसी के खिलाफ कोई केस किया हुआ है, अब कोई भी स्टेटमेंट जो मैं कोर्ट में देता हूँ, स्वॉर्न स्टेटमेंट मतलब जहाँ पर कसम खाएगी हो, मतलब अपने कोई भी इंफॉर्मेशन में देता हूँ, उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया है कि मतलब ये जो है स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है, वो स्टेटमेंट जो हम कोर्ट में देते हैं उस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम एफिडेविट। एफिडेविट एक स्वॉर्न स्टेटमेंट है। स्वॉर्न स्टेटमेंट मतलब एक कसम खाई हुई स्टेटमेंट जो कोई एक पार्टी लिख के देती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओथ कमिश्नर नोटरी, मतलब जैसे जज के सामने उसकी प्रेजेंस में हम एफिडेविट सबमिट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मैं कोई एक चीज़ बोल रहा हूँ और मैं कसम खा रहा हूँ कि जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो सही है, इन राइटिंग में हम उसको देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, ये इन राइटिंग होता है, लिखा हुआ होता है, ना कि आप वर्बली कोई चीज़ बोलो, वो एफिडेविट नहीं होती है। ठीक है, अब एफिडेविट जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के तौर पर यूज़ होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एफिडेविट्स जो होते हैं वो कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज़ होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या एफिडेविट कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज़ होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी है, एक होता है काउंटर एफिडेविट, एक होता है रीजॉइंडर एफिडेविट। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हम आराम से कवर करेंगे, काउंटर एफिडेविट और रीजॉइंडर एफिडेविट में क्या डिफरेंस होता है। देखो ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया। ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टोरी सुनो ये समझ आ जाएगा। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मेरा फंडामेंटल राइट कोई छीन लिया। अब जब मेरा फंडामेंटल राइट था, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे से छीन लिया। अब जब भी आपका फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो आप कहाँ पर जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकता हूँ आर्टिकल 226 के तहत।
अब क्या करें, ध्यान से सुनो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, सपोज करो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट किसी ए ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे से छीन लिया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, आर्टिकल 32, मैं सुप्रीम कोर्ट को बोला कि रिट इशू करो, ठीक है, रिट पिटीशन मैंने फाइल करी इस ए ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, ठीक है, कि इसने मेरे फंडामेंटल राइट को छीना। अब आपको ये चीज़ सोचनी है कि जो मैंने रिट पिटीशन लगाई है इस ए ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, क्या इस ए ऑर्गेनाइजेशन को ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि वो इस रिट पिटीशन का रिप्लाई करे? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो ये जो ए ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मेरी रिट पिटीशन है, इसके अगेंस्ट जो रिप्लाई देगा, जो रिप्लाई सबमिट करेगा, जो खुद की स्टेटमेंट देगा, जो मेरी रिट पिटीशन है उसके अगेंस्ट जो रिप्लाई करेगा, इसको बोलते हैं काउंटर एफिडेविट। क्या बोलते हैं? काउंटर एफिडेविट। मतलब आपने किसी पार्टी के ऊपर क्या किया, आपने किसी पार्टी के लिए रिट पिटीशन जो है फाइल कर ली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, मान के चल रहा हूँ किसी कोर्ट में। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को मौका दिया जा रहा है कि तुम भी अपनी कोई रिप्लाई भेजो इसके अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं, वो क्या सबमिट कर रहा है? काउंटर एफिडेविट सबमिट कर रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियर, काउंटर एफिडेविट समझ आ गया। अब मान लेते हैं इस ए ऑर्गेनाइजेशन ने कोई काउंटर एफिडेविट सबमिट किया, कोई इसने इस रिट पिटीशन के अगेंस्ट कोई रिप्लाई दिए। अब इसने जो रिप्लाई दी है, मुझे ऐसा लगा कि इस रिप्लाई में कुछ ना कुछ डेटा गलत है, कुछ ये मतलब फॉल्स चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मुझे भी एक मौका दिया जाना चाहिए ना कि मैं इनके रिप्लाईज का रिप्लाई कर पाऊँ। तो जब मैं काउंटर एफिडेविट का रिप्लाई करता हूँ, उसको बोलते हैं रीजॉइंडर एफिडेविट। क्या बोलते हैं? रीजॉइंडर एफिडेविट। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको आई होप समझ आ गए। एफिडेविट क्या थी? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने आपने कसम खाई हुई है जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है, नोटरी के द्वारा भी अटेस्टेड होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो जुडिशरी के मेंबर अटेस्ट करते हैं, जो जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने अटेस्ट करी हुई ये वो, तो ये आपको पता है, ठीक है। एफिडेविट नॉर्मली आप सबको पता है क्या होता है। एफिडेविट के साथ दो टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है, एक है काउंटर एफिडेविट एंड रीजॉइंडर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी, अब उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक मौका दिया जा रहा है कि वो मेरी जो पिटीशन है उसके अगेंस्ट रिप्लाई कर सकता है, तो उसको बोलेंगे काउंटर एफिडेविट। अब जो उसने काउंटर एफिडेविट में सबमिट किया, क्या अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है तो मैं वापस उसके अगेंस्ट क्या रिप्लाई कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं रीजॉइंडर एफिडेविट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसके बाद अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। एफिडेविट क्या होता है? एक स्वॉन स्टेटमेंट, मतलब कसम खाई एक पार्टी द्वारा इन राइटिंग में होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक। एफिडेविट को एविडेंस के तौर पे कोर्ट प्रोसीडिंग में यूज किया जाता है। एंड एफिडेविट इन रिप्लाई टू अ पिटीशन, मतलब जैसे मैंने पिटीशन फाइल करी थी ना किसी के अगेंस्ट, उसके रिप्लाई में जो एफिडेविट सबमिट किया जाता है किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट के द्वारा, उसको बोलेंगे काउंटर एफिडेविट। ये मैं आपको बता चुका हूं। और पिटिशनर रिस्पॉन्स टू काउंटर इज नोन एज रीजॉइंडर एफिडेविट। मतलब मैं पिटिशन था ना, मैंने कोर्ट में, ये मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने इस ए के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करी। अब इस पिटीशन के अगेंस्ट अगर ये रिप्लाई करना चाहता है, दैट इज नोन एज काउंटर एफिडेविट। अब इस काउंटर एफिडेविट आया, अगर इसके अगेंस्ट मुझे रिप्लाई करना है, उसको बोलेंगे हम क्या? रीजॉइंडर एफिडेविट। उसको क्या बोलेंगे? रीजॉइंडर एफिडेविट, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अगर है भी तो वापस वीडियो देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपील। देखो अपील क्या होती है? देखो अपील, मान लेते हैं आप चले गए लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक डिसीजन है, आपको लगता है इस डिसीजन में प्रॉब्लम है, ये डिसीजन आपको पसंद नहीं आया, तो आप इससे बड़े कोर्ट में अपील करते हो। क्या करते हो? अपील करते हो, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी डिसीजन को करेक्ट करने के लिए आप लोअर कोर्ट से कौन से कोर्ट में जाते हो? हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में नहीं पसंद आता, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपीलिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं अपील। तो यही लिखा हुआ, अपील एक प्रोसेस है जिसमें करेक्टनेस की जाती है डिसीजन की ऑफ अ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के इस क्वेश्चन इन हाई कोर्ट। मतलब लोअर कोर्ट के डिसीजन को आप क्वेश्चन कर सकते हो हाई कोर्ट के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। इसको बोलते हैं अपील। मैंने आपको बोला था कि इंडिया का जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़ा हुआ था। अगर सपोज कर लोअर कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट चल जाओ, हाई कोर्ट का नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया तो घर बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद एक ही चीज़ होती है कि प्रेसिडेंट के पास थोड़ी पावर है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी को बिल्कुल क्षमा कर सकता है, पार्डनिंग पावर है उसकी, तो वो भी कुछ सर्कमस्टांसेस में होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। एक टर्मिनोलॉजीज और है आर्बिट्रेशन। जिनको भी लग रहा है ये टर्मिनोलॉजीज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो पीछे वाला पेपर उठा के देख लेना। पीछे वाले पेपर में 10 क्वेश्चन जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में आए थे, बट जो इंग्लिश वाला पोर्शन था ना उसमें साइनोनिम एंटोनिम्स भी उन्होंने इसके डाले हुए थे, ठीक है, इन क्वेश्चंस के, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। क्या होता है? देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी के साथ पंगा हो गया, ठीक है, मेरा किसी के साथ पंगा, मतलब ए का बी के साथ मान लेते पंगा हो गया, ठीक है। अब ए जा सकता है कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये एक तरीका हो गया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक पंगे को सॉल्व करने, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा आपके साथ हो गया कोई डिस्प्यूट।
अब कोर्ट का क्यों सोचते हैं ना, कोर्ट का चक्कर बहुत लंबा है बाबू भैया, बहुत लंबा इशू है, ये कब सॉल्व होगा, ये होगा वो, बोलते हैं चप्पल रगड़ने जाती काइंड ऑफ ऐसी मतलब स्टेटमेंट चलती हैं, ठीक है। अब अगर हम दोनों ने सोचा भाई कोर्ट को डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, हम क्या करते हैं, हम कोई पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं एज जज, मतलब हम खुद ही कह रहे हैं, ये कोई कोर्ट जुडिशरी वाला सिस्टम नहीं है, हम खुद ही किसी को पर्सन को एज अ जज मान लेते हैं और हम बोलते हैं कि वो जो डिसीजन लेगा हम मान लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक मेथड है जिसमें दो पार्टीज किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, एक प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह। प्राइवेट डिस्प्यूट है मतलब वो खुद एक बंदे को चुनते हैं और उसका प्रोसेस बताते हैं कि ऐसे ऐसे रूल्स बनाते हैं कि ऐसे हमारे डिस्प्यूट है तो तुम जो डिसीजन लोगे सुनने के बाद वही हम पे फाइनल होगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट हम वहाँ पर जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जस्ट लाइक पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR, तो वही चीज़ है। ADR स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब आप नॉर्मल जो कोर्ट है वहाँ से बाहर निकल के अल्टरनेट वे में आगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं ADR, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, अटेस्टेशन क्या होता है? देखो अटेस्टेशन ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। अटेस्टेशन होता है फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेट करना, किसको? आपके सिग्नेचर को कोई अथराइज पर्सन द्वारा। जैसे आपको बोलते हैं ना ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्ट होना चाहिए, ये तहसीलदार द्वारा अटेस्ट होना चाहिए, ये नोटरी अटेस्टेड होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, अब उसको कोई ऑथेंटिकेट भी तो करना चाहिए ना रेवेन्यू का बंदा, उस ऑथेंटिकेशन वाले प्रोसेस को बोलते हैं अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑथेंटिकेट होता है सिग्नेचर किसी का बाय एन अथराइज पर्सन हु कुड बी एन ओथ कमिश्नर, नोटरी, कुछ भी हो सकता है, जज भी हो सकते हैं, नोटरी पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अटेस्टेशन भी आपको समझ आइए, यार कॉमन लीगल टर्म्स हैं जो कोर्ट्स में यूज़ होते हैं, आप सब इनसे परिचित हैं, बट द थिंग इज डैट आपको एग्जाम में इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके लिए थोड़ी वर्डिंग जाननी है, ठीक है। यू ऑल आर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है, तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से पढ़ते चलो। नेक्स्ट इज बेंच क्या होता है, ठीक है। यह आपका बेंच नहीं है जो घर पे बेंच जहाँ पे बैठते हो, या स्कूल वाला बेंच भी नहीं है। देखो बेंच क्या होता है बेसिकली, मतलब कितने जजेस मिलकर बैठ के किसी केस को सुनेंगे उसको बोलते हैं बेंच, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहानी होती है, ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि एक जज सिंगल भी किसी केस को सुन सकता है, ये भी होता है सिंगली भी एक ही सिंगल जज किसी केस को सुन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुना, इसको बोलते हैं सिंगल बेंच। क्या बोलते हैं? सिंगल बेंच, ठीक है, सिंगल बेंच बोलते हैं। एक होती है डिवीजन बेंच। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में 2 जज भी हो सकते हैं या 3 जज भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिंगल बेंच से कहां पर जाते हैं, डिवीजन बेंच। सिंगल बेंच का डिसीजन को चेंज किया जा सकता है बाय डिवीजन बेंच, ठीक है। 2 या 3 जज बैठते हैं डिवीजन बेंच। अगर सपोज करो कोई ऐसा मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हेर फेर हो सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई खतरनाक मैटर है, उस केस में बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उसमें क्या बनती है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आज तक की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा जजेस किस केस में बैठे। आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जजेस बैठे थे केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, जिसकी जजमेंट आई थिंक 24 अप्रैल 1973 में आई थी, जिसके बाद जो है डॉक्ट्राइन लिखा गया था। कौन सा? बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और जब ये केस चल रहा था, इस केस में टोटल 13 जजेस बैठे थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ठीक है। तो जब भी 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट की। एक बेंच तो सिंगली बैठा हुआ है, 2 या 3 जजेस होंगे तो उनको बोलेंगे क्या? ये डिवीजन बेंच है। और अगर 5 से ज़्यादा जजेस होंगे उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से। बेंच क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ जजेस सिटिंग टू हियर इन अ मैटर, उसको बोलते हैं। जैसे हाई कोर्ट में जजेस सिंगली भी सेट हो सकते हैं, या डिवीजन बेंच 2 जजेस की होती है यहाँ पे, या फुल बेंच 3 या ज़्यादा जजेस की होती हैं। बट अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो जज जो है सिंगली भी बैठ सकते हैं, डिवीजन बेंच 2 या 3 जजेस की होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होती है। यहाँ से रट लेना किसमें कितने जजेस बैठते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखो ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 7, 8, 10 टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगा। जब आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएंगी, इनको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। बाकी हम ये पीडीएफ पूरी 2 दिनों में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बट हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉज लिस्ट क्या होती है? देखो अब जब आप कोर्ट में जाते हो, आप कोर्ट के पास ना एक जब जज साहब आएंगे
उनको पूरे दिन के केसेस सुनने ना, तो उनके पास एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं कॉज लिस्ट। उस लिस्ट में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है कॉज लिस्ट में कि आज कौन सा केस सुना जाएगा, ठीक है, कौन कौन से केस सुने जाएंगे और कौन उन केसेस को कौन कौन सी बेंच डील करी है, कौन कौन से कोर्ट रूम में सुने जा रहे हैं, ये पूरी कॉज लिस्ट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, कॉज लिस्ट। तो यही होती है कॉज लिस्ट में इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक कौन सी बेंच केस सुन रही है, कोर्ट रूम नंबर कौन सा है, पोजीशन कौन सा, मैटर कितने टाइम पे सुना जाएगा, ये सारा कॉज लिस्ट में आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब जब कॉज लिस्ट बनाई जाती है ना, उसमें केस नंबर लिखा जाता है, सीरियल नंबर भी होता है कि कौन से सीरियल नंबर में मतलब सुना जाएगा, और यूजुअली सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही कोर्ट जो जज हैं वो केसेस को सुनते हैं। बट ऐसा उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो अगर चाहें तो किसी मैटर को पहले भी सुन सकते हैं, ये भी याद रखना। यूजुअली जो है जो सीरियल नंबर एलोकेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनको वही फॉलो करना है, तो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब सेकेंड इज कॉग्निजेबल वर्सेज नॉन, दो टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेज एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। आई थिंक मैंने आपको पहले भी पढ़ा है बट फिर भी बता देता हूँ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं खतरनाक वाले ऑफेंस। खतरनाक वाले ऑफेंस मतलब किसी का मर्डर हो गया, रेप वाला केस आ गया, किडनैपिंग है, या बहुत मतलब वायलेंट चोरी हुई है, ये सारी चीज़ें आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में, ठीक है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, एक सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस, इस कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी ने ऐसा ऑफेंस किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, उस केस में क्या होता है, पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि पुलिस उस एक्यूज पर्सन, फॉर एग्जांपल ये कोई एक पर्सन है, मुझे शक है पुलिस को कि ये पर्सन एक्यूज है, उसको उठा सकती है बिना किसी वारंट के। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी घर पे अगर सपोज करो भगवान न करे किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत होता है, रेप वगैरह वाली सिचुएशन होती है, और उस घर का एक मेंबर गायब है, ठीक है, वहाँ पर उस टाइम पे नहीं, मतलब भाग गया काइंड ऑफ, ये वो करे, कोई भी था घर पे, फॉर एग्जांपल एक घर पे उन्होंने रेंटल में कोई रखा हुआ था और वो भाग गया है। अब उसको पकड़ने के लिए उस टाइम पहले वेट थोड़ी करेगी पुलिस के, पहले इसका वारंट बनेगा कोर्ट से, फिर उसके बाद मैं जाके इसको अरेस्ट करूँ, नहीं, वो एक्यूज है, उस पर शक है पुलिस को, तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ऐसे ऑफेंसेस को बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने में, स्टार्ट करने में, ठीक है। बाद में तो ट्रायल वायल तो कोर्ट में ही होता है। अब होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं मतलब जो इतने सीरियस नहीं होता, लेस सीरियस ऑफेंसेस बोल सकते हैं, ऑफेंस वो भी है बट लेस सीरियस है। इस केस में पुलिस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्यूज को अरेस्ट कर दे विदाउट वारंट, उसको पहले वारंट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो तभी स्टार्ट हो सकती है जब कोर्ट परमिशन करेगा। जैसे किसी का नाम डिफेम हो गया, किसी ने मेरा नाम डिफेम कर दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि पुलिस बिना वारंट लिए बिना ऐसे करे किसी को अरेस्ट कर सकती, नहीं। इस केस में जो है डिफेमेशन वगैरह वाले केस में वो खुद इनिशिएट नहीं कर सकती, वो जो है कोर्ट से वारंट वगैरह लेके ही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ऐसे ऑफेंसेस को बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोल दिया तो मुझे डिफेम करना मत स्टार्ट हो जाना। वो किसी ने एक बात बोली है, क्या था यार, कि मैं पहले मशहूर तो मैं होने दो, पहले मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, मशहूर तो होने दो मुझे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको समझ आ गए। अब एक चीज़ होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब देखो यार, ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब हर कोई चाहे तो कोर्ट पे उंगली उठा ले अगर ये चीज़ नहीं हो, मतलब कोर्ट पे उंगली उठाना मतलब कोर्ट को डिफेम करना, बट कोर्ट को इतने इजीली डिफेम नहीं किया। देखो कोर्ट एक ऐसी चीज़ है ना, आप पार्लियामेंट में किसी मेंबर को किसी को भी मतलब बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप इनको पॉलिटिशियन को कुछ भी बोलते हो, बट कोर्ट को कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कोर्ट एक लास्ट होप होती है हर पर्सन की। तो अगर हर कोई कोर्ट को उठ के डिफेम करना शुरू हो जाएगा तो ये तो मतलब सिस्टम ही खराब हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए कोर्ट को बचाने के लिए डिफेमेशन वगैरह चीज़ों से एक चीज़ आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या होता है, मान लो कि जब आप कोर्ट के डिसीजन को डिसओबे कर रहे हो, ठीक है, या आप कोर्ट का मजाक बना रहे हो, उसकी अथॉरिटी को लोअर कर रहे हो, उसकी इज्जत को कम कर रहे हो, ये चीज़ सारी आती है कोर्ट के कंटेम्प्ट में, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसमें दो तरह के कंटेम्प्ट बोलेंगे, एक होते हैं सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है, एक होते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कितने तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होते हैं सिविल कंटेम्प्ट, एक होते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस ध्यान से समझना, मे बी एग्जाम में ही पूछा जाए। सिविल कंटेम्प्ट होता है मतलब आपने किसी कोर्ट के डिसीजन को जानबूझकर नहीं माना, उसको बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि विलफुल, पार्टी विलफुली मतलब जानबूझ के डिसओबेइंग एनी ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, वो माने जाएंगे कौन से आगे कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, उसमें बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट।
क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, एक ऐसा कंटेम्प्ट जिसमें आपने अथॉरिटी कोर्ट की कम करी, मतलब अथॉरिटी उसकी कम करी, मतलब उसकी अथॉरिटी को कम दिखाया कि मतलब ये कम है, मतलब इसको डिफेम करा काइंड ऑफ, ये आ जाता है। या आप कोर्ट के जो डेली प्रोसीडिंग है उसमें दखल अंदाजी दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट काम चल रहा है और तुम जाके उधर जज साहब को तंग करना शुरू हो जाओ, ठीक है, तो आपने कोर्ट की डेली प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, वो आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना कि सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि जब आप किसी जजमेंट, कोई डायरेक्शन कोर्ट ने ऑर्डर दिया या रिट इशू करी, अगर आप उसको नहीं मानते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल कंटेम्प्ट। वो किस में आता है, सिविल कंटेम्प्ट में आता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या आता है कि जब आपने क्या करा, स्कैंडलाइज कर दिया अथॉरिटी किसी कोर्ट की, या इंटरफेयर कर दिया बोर्ड की जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस को रोकने की कोशिश करी, तो ऐसे केसेस में कौन सा कंटेम्प्ट लगता है, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कौन सा कंटेम्प्ट लगता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सर कंटेम्प्ट लगा क्या उसमें कोई सजा मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। जो कंटेम्प्ट का एक्ट है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 वाला, इसी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 6 महीने का फाइन, 6 महीने का जेल, और माना जा सकता है कि 2000 जो है इधर तक का फाइन हो सकता है, और कई बार दोनों चीज़ें भी होती हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस आ जाए। बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतना नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में जब आप कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते हो जानबूझ के, वो आ गया सिविल कंटेम्प्ट। और जब आप क्या करते हो, जब ये आ गया डिसीजन नहीं मानना, ये सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या करते हो कि आप कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश करते हो, या कोर्ट की डे टू डे प्रोसीडिंग्स को खराब करने की कोशिश करते हो, तो वो आ जाता है किसमें, वो आ जाता है हमारे क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो एक और देख लेते हैं आज के लिए, इंटरवीनर क्या होता है, ठीक है। देखो इंटरवीनर ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा इंटरवीनर होता क्या है। देखो अभी आपको पता है ना, पहले एक केस हुआ था ट्रिपल तलाक केस, ठीक है। अब ट्रिपल तलाक केस की बात चली, ट्रिपल तलाक केस में एक पिटीशन फाइल की गई, ठीक है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेगी ट्रिपल तलाक केस में। वो पिटीशन ये थी कि ट्रिपल तलाक जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, स्टोरी सुनना, इसको किसी चीज़ के साथ रिलीजन किसी के साथ जोड़ना मत, ठीक है। पढ़ने आया ध्यान से पढ़ना इसको। देखो ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है, ठीक है, कि ट्रिपल तलाक को हमने क्या करना है, अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना है। ध्यान से सुनो, अब ये पिटीशन किसके बीच में फॉलो है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन ने पिटीशन फाइल करी, किस में करी होगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करी होगी, तो ए की पिटीशन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे माना जाता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को बेसिकली इंडिया की यूनियन माना जाता है। तो ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मान लेते हैं कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड हैं, ठीक है। अब जब ये सुनवाई होती है कि मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड जो हैं वो चाहते हैं कि वो बेसिकली कोर्ट में ये बताएं कि जो ट्रिपल तलाक है वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज़ नहीं है, वो उसका क्या क्या मतलब बेनिफिट है या वगैरह, वो चीज़ें अगर ये बताना चाहते हैं, मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड बताना चाहते हैं, मतलब वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स का यहाँ पर जो राइट है वो इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली वो जो मुस्लिम वो चाहते हैं, तो वो कोर्ट को बोलेंगे कि हमें भी इसका एक हिस्सा बनाओ, ठीक है, हमें भी अपना पॉइंट रखने दो, हमें भी अपना एफिडेविट सबमिट करने दो, मतलब हमें भी अपनी इंफॉर्मेशन रखने दो, हमें भी रिप्लाई करने दो, अगर वो चाहते हैं, ठीक है। अब कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उनको अलो करे, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो उनको अलो कर सकता है। अब क्या वो जो मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड हैं जब वो अपनी बात रखेंगे, क्या वो भी इसमें पार्टी आ जाएंगे? नहीं, वो इसमें पार्टी नहीं है। पार्टी सिर्फ दो ही है। कौन सी पार्टी? एक यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा वो पिटिशनर जिसने पिटीशन फाइल करी है। बट वो जो मान लेते हैं कि मुस्लिम बोर्ड जो अपने व्यूज रख रहे हैं, रिलीजियस बोर्ड, उनको हम बोलेंगे एज इंटरवीनर। वो कौन होंगे? इंटरवीनर होंगे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स के राइट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो ऑन बिहाफ ऑफ दोज मुस्लिम्स वो वहां पर अपना पॉइंट रख सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं इंटरवीनर। तो इंटरवीनर कभी भी पार्टी नहीं होता किसी केस में, वो जस्ट एक तरह का अपना व्यू पॉइंट रखने की बात होती है जब एक लार्ज सोसाइटी इंपैक्ट हो रही होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। नहीं भी समझ आया तो अभी आप पढ़ो, डेफिनेशन ये क्लियर हो जाए। देखो, एन इंटरवीनर इज अ पर्सन, ये वो पर्सन होता है हु इज नॉट अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। पहले तो ये समझ लो, ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड यहाँ पर पार्टी नहीं है। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लेकर वो इंटरवीन कर सकते हैं किसी केस में। ठीक है, देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है, इफ द आउटकम ऑफ द केस विल अफेक्ट सच पर्सन इन सम वे, अगर उस केस, देखो ना, अगर कोई केस का डिसीजन आता है तो वो मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड को तो इफेक्ट करेगा ना, जो ट्रिपल तलाक केस का, क्योंकि मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड किसके लिए है? मुस्लिम्स के लिए है, और ट्रिपल तलाक भी किसके एसोसिएटेड है? मुस्लिम के एसोसिएटेड है। तो आप ये चीज़ें समझो, ऐसे ऐसे मतलब इसको समझना है। ठीक है,
अब ये ध्यान से देखो, एन इंटरवेनर डज नॉट बिकम अ पार्टी, पहली बात तो वो पार्टी नहीं है, उसके पास ये ऑटोमेटिक राइट, अगर वो पार्टी होता तो उसके बाद ऑटोमेटिक राइट होता टू बी हेard, बट वो पार्टी नहीं है तो उसके बाद ऑटोमेटिक राइट भी नहीं है टू द हेयर, टू सुनने का, मतलब काउंटर एफिडेविट ये वो नहीं चलेगा, ठीक है। बट मे फाइल एन एफिडेविट, बट वो एफिडेविट जरूर फाइल कर सकता है, ठीक है, मतलब एक बार अपना पॉइंट जो है वो रख सकता है कोर्ट में। तो ये होता है इंटरवेनर बेसिकली, ठीक है। इंटरवेनर इज अ पर्सन विच इज नॉट अ पार्टी, विच इज नॉट अ पार्टी इन द कोर्ट, ठीक है, वो नॉट अ पार्टी इन द केस, बट हैव द राइट टू डिपॉजिट, और वी कैन से डेट फाइल एन एफिडेविट इन द कोर्ट, ठीक है, वो अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, क्योंकि जो डिसीजन आएगा डेट विल इम्पैक्ट हिम और हर, ठीक है, और पार्टी और सोसाइटी एट अ लार्ज, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वे में अपने इंटरवेनर को समझना है, ठीक है। नोटिस क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये वर्डिंग तो हम देख लेंगे पीडीएफ से, पहले आप समझो, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है कि कुछ केसेस में ना, फॉर एग्जाम्पल ए पार्टी बी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है, ठीक है, एक पार्टी जो है बी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जाती है, ठीक है, कोर्ट में जाती है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट डायरेक्टली जो है केस स्टार्ट नहीं कर देती है अगेंस्ट पार्टी बी, डायरेक्टली केस स्टार्ट नहीं करती है। ये जो दूसरी पार्टी है ना, बी पार्टी, कोर्ट क्या करती है, इसको एक मौका देती है। क्या मौका देती है? इसको मौका देती है कि अपना पॉइंट रखे कि इसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं शो कॉज, मतलब ये पार्टी बी जो दूसरी पार्टी है जिसको हम रिस्पोंडेंट बोलेंगे, उसको एक मौका दिया जा रहा है कोर्ट द्वारा कि वो बताए, शो कॉज मतलब कॉज शो करे कि क्यों उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस नोटिस को बोलते हैं शो कॉज नोटिस, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मेरा किसी के साथ विवाद हो जाता है, मैं कोर्ट में जाता हूँ किसी बी पर्सन के अगेंस्ट। अब कोर्ट क्या बोलता है, केस को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले वो बी पार्टी को, जो जिसके अगेंस्ट मैं केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में, उसको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा। मतलब उस बी पार्टी को बोलेगा कि तू अपना पॉइंट रख कि तेरे अगेंस्ट क्यों जो है केस नहीं होना चाहिए। इस नोटिस को बोलते हैं बेसिकली शो कॉज नोटिस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। व्हेन अ कोर्ट डिसाइड टू कंसीडर अ केस, जब एक कोर्ट कंसीडर करने जा रहा होता है किसी केस को, इट आस्क्स द रिस्पोंडेंट टू एक्सप्लेन व्हाई द केस शुड नॉट बी एडमिटेड। मतलब वो एक रिस्पोंडेंट को एक पॉइंट दे रहा है कि तू अपना पॉइंट रख कि तेरे अगेंस्ट केस क्यों नहीं शुरू होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली शो कॉज नोटिस। देखो शो कॉज नाम से ही पता चल रहा है कि रिस्पोंडेंट कॉज शो करे कि किस कॉज के बेसिस पे वो बोल रहा है कि उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, एक नोटिस भेजा जाता है रिस्पोंडेंट को, विच गिव द डिटेल्स ऑफ द केस, जिसमें पूरा बताया जाएगा कि केस की क्या क्या डिटेल है, किसी पार्टी ने तुम पे क्या क्या केस लगाया हुआ है, नेक्स्ट हियरिंग डेट की क्या है, और पिटीशन की जो कॉपी है, जो पिटीशन फाइल हुई है उसकी कॉपी भी साथ में भेजी जाती है, ठीक है। अगर क्या होता है, अगर जो रिस्पोंडेंट है वो अपीयर नहीं होता है इस डेट में, तो कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगा एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब अगर सपोज करो शो कॉज नोटिस जो है वो शेयर हुआ किसी पार्टी बी पे, रिस्पोंडेंट को शेयर हुआ और डेट ऑफ हियरिंग वहाँ पर दी हुई है, अगर वो हियरिंग वाली डेट में वहाँ पर नहीं आया, तो अब कोर्ट के पास बिल्कुल हक है कि कोर्ट रिस्पोंडेंट के बिना ही अपने ऑर्डर जो है वो सुना सकते हैं। फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, वो तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर आएगा। बट एक्स पार्टी का मतलब है कि वो कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट ऑर्डर जो है वो दे सकता है बिना रिस्पोंडेंट के भी। ये होता है शो कॉज नोटिस का मीनिंग, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ नहीं है, वापस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है जो पिटीशन फाइल कर रहा है और दूसरा बी पर्सन है जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है। अब ए पर्सन जाता है कोर्ट में और बी के अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल कर देता है। ध्यान से सुनो, बी के अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल कर दे। अब कोर्ट क्या होता है, कोर्ट क्या एक बार चांस देता है किसको, बी को, वो एक नोटिस इशू करता है जिसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। मतलब बी को एक नोटिस इशू करता है जिसमें बी हमें बताता है कि उसका केस, उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट को बताने के लिए वो जो नोटिस होता है दैट इज नोन एज शो कॉज नोटिस, ठीक है। अगर सपोज करो वो बी जो रिस्पोंडेंट है वो हियरिंग की जो डेट पड़ी है उसमें नहीं आता है, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाती है, एक्स पार्टी। मतलब कोर्ट जो है वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, अपना ऑर्डर अब दे सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर शो कॉज नोटिस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी जो इंपॉर्टेंट दैट इज स्टे ऑर्डर। देखो स्टे ऑर्डर तो आपने बहुत बार सुना होगा। फॉर एग्जांपल से समझा दो। फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, दो भाई हैं, ए और बी। आजकल लैंड का डिस्प्यूट चलता रहता है ना, ए और भाई, इनके बीच में लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है। किसी एक लैंड है, जमीन को लेकर दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है। सब यहीं पर रह जाना, लैंड वगैरह डिस्प्यूट कम ही रखा करो। तो ए और बी में मान लेते हैं कि लैंड में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अब लैंड के बीच में डिस्प्यूट चलते चलते बी को ऐसा लगता है शायद मैं केस हार जाऊंगा। बी क्या करता है, इस लैंड को सी को बेचने की कोशिश करता है। वो क्या चाहता है, किसी एक पार्टी, तीसरा बंदा है, मैं सोचता है कि मैं इसको बेच देता हूँ ज़मीन, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि केस में जीतूंगा नहीं, तो मैं सी को बेच देता हूँ ज़मीन, ठीक है। अब इनका केस चल रहा है।
अब बी, अभी ये केस में कोई ऑर्डर तो आया नहीं है, ना ही बी को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो सी को बेच सकता है। तो बेसिकली कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर इशू कर दे। स्टे ऑर्डर इशू होने का मतलब है अब बी जो है वो किसी को भी ज़मीन नहीं बेच सकता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर स्टे लग गया इस ऑर्डर पे कि वो जो बेचना चाहता था वो अब बेच नहीं सकता किसी को। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं स्टे ऑर्डर, ठीक है। जब भी कोर्ट में कोई केस अभी ऑन गोइंग है, ध्यान से सुनो, कोई केस अभी ऑन गोइंग है और उसमें कोई एक पार्टी उसको छेड़छाड़ करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ज़मीन को दूसरे को बेचना चाहती है, तो कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर पास करेगा ताकि बी किसी को वो ज़मीन नहीं बेच सके, ठीक है। वही लिखा हुआ है, स्टे ऑर्डर इज एन एप्लीकेशन फाइल सीकिंग एन इंटरिम कोर्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्शन और टू प्रिवेंट एन ऑर्डर फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। देखो बेसिकली स्टे ऑर्डर हम मांगते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी में डिस्प्यूट है और ए को लगता है कि बी ज़मीन किसी को बेच देगा, तो ए जो है स्टे ऑर्डर फाइल कर देगा कोर्ट में, उनको बोलेगा कि इस पर स्टे लगाओ ताकि ये ज़मीन जो है किसी दूसरे को नहीं बेच सके। ये ऑलरेडी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है, तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखो आप कौन सी है, सब जुडाइस। देखो सब जुडाइस कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, देखो फॉर एग्जांपल ये भी एग्जांपल समझे, सारी टर्मिनोलॉजी एग्जांपल से समझेंगे, बाद में यहाँ पर देख लें। सब जुडाइस क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है। सपोज करो ए और बी दो पार्टीज है, उनका एक केस चल रहा है किसी एक कोर्ट में, मान लेते हैं इस कोर्ट में, उनका एक हाई कोर्ट है किसी, इसमें यहाँ पर उनका केस चल रहा है, ठीक है। ए और बी दो पार्टीज हैं, उनका एक केस चल रहा है किसी एक हाई कोर्ट में। अब बी क्या होता है, बी क्या करता है, बी इतना तेज है, वो क्या करता है कि किसी और कोर्ट में जाकर सेम ही केस को फाइल करने की कोशिश करता है। सेम मैटर वाला केस जो है वो बी क्या करता है, किसी और कोर्ट में भी जाकर फाइल करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस केस को बोलते हैं सब जुडाइस का केस। देखो सब जुडाइस क्या होता है कि अगर एक मैटर जो है पेंडिंग है, मतलब अभी देखो ना, अभी इनका केस तो इस हाई कोर्ट में चल रहा है, इसका डिसीजन नहीं है, यहाँ पर पेंडिंग है या ऑन गोइंग चल रहा है केस, यही कह रहा है कि मैटर पेंडिंग है, डिसीजन अभी डिसीजन पेंडिंग है बाय अ कोर्ट इज कॉल्ड सब जुडाइस। पार्टीज टू सच अ मैटर शुड नॉट डू एनीथिंग दैट वुड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द केस। मतलब अगर सपोज करो एक कोर्ट में आपका केस चल रहा है अभी और उसका डिसीजन नहीं आया, तो पार्टीज कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिसकी वजह से जो डिसीजन आना है उस पर फर्क पड़े। फॉर एग्जांपल ये किसी और दूसरे कोर्ट में जाके कर रही है, दूसरा कोर्ट अलग डिसीजन दे देता है, इस कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन दिया तो उसके आउटकम में इंपैक्ट पड़ सकता है ना, तो इस केस में सबजुडाइज हो जाता है। मतलब आप किसी, जब तक आपके ऑन गोइंग केस का डिसीजन नहीं आ जाता, आप किसी दूसरे कोर्ट में जाकर केस फाइल वगैरह नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आपने याद है, दिस इज अ केस ऑफ सबजुडाइज, इसको बोलते हैं सबजुडाइज का मैटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है। 3 टर्मिनोलॉजीज अभी तक हमने पढ़ी, इसके बाद वाले तो बहुत ईजी है। देखो पहले हमने पढ़ा शो कॉज नोटिस, वापस रिवाइज करवाता हूँ। शो कॉज नोटिस में कुछ नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोर्ट में एक बंदा केस लेके जाता है तो दूसरे बंदे के अगेंस्ट, तो एक बार कोर्ट उसको शो कॉज नोटिस इशू करता है, मतलब उसको एक बार पॉइंट रखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मौका देता है कि उसके अगेंस्ट क्यों केस एडमिट नहीं होना चाहिए, बस इसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या इसने लिखा है, पिटीशन क्या है, फाइल सब कुछ उसके घर जाती है, उसको डेट ऑफ हियरिंग दी जाती है। अगर वो नहीं आता तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। स्टे ऑर्डर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक दो में केसेस चल रहा है और दूसरा जो है वो कोई अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड बेच रहा है तो उसको स्टे लगा देते हैं कि अभी आप नहीं बेच सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर लैंड डिस्प्यूट है तो वहाँ पर कई बार रोड निकल रही होती है तो डिस्प्यूट हो जाता है, तो स्टे लेके आ जाते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर रोड नहीं बन सकती, तो स्टे मतलब जहाँ का काम है वहीं पर रुक जाएगा, अभी उस पर कुछ नहीं हो सकता, आप चेंज नहीं कर सकते। सब जुडाइज होता है अगर कोई ऑन गोइंग मैटर है जिस पे अभी पेंडिंग है, जिस पे डिसीजन नहीं आया, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो उस डिसीजन को इंपैक्ट करे, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ये मैटर सब जुडाइज होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो सुओ मोटो क्या होता है। देखो सुओ मोटो के बारे में बताता हूँ। सुओ मोटो मतलब अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं खुद, अब ऐसे एक तरीका तो ये है कि हम पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, या हम किसी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, या कुछ और PIL लगाएंगे, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फॉर्म में अगर हम कोर्ट में करेंगे तो उस केस में कोर्ट जो है किसी पे कार्रवाई शुरू करेगा। बट कुछ ऐसे मैटर होंगे जिन मैटर्स में कोर्ट को ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे इसमें सुनवाई खुद ब खुद भी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट मैटर है ये। ऐसे मैटर में जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद ब खुद सुनवाई स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सुओ मोटो। क्या बोलते हैं, सुओ मोटो। देखो क्या होता है, तो कोर्ट मे टेक एक्शन ऑन इट्स ओन,
खुद में एक्शन ले सकता है व्हेन फैक्ट्स रिक्वायरिंग लीगल इंटरवेंशन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कानूनी इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। रीच इज नोटिस, मतलब उसको लगता है कि कानूनी जो कार्रवाई है उसमें होनी चाहिए। देन द कोर्ट इज टू बी सुओ मोटो, तो इस माना जाता है कि कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। फॉर एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे देखो आप सबने मणिपुर वायलेंस सुना होगा, जब सेक्सुअल वायलेंस हुआ था मणिपुर में इतनी कन्फ्लिक्ट की वजह से, जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर इतनी क्लैश की वजह से, आपको पता है सेक्सुअल वायलेंस बहुत हुआ था और वीडियोस भी बहुत ज़्यादा आई थी। अब उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इतना प्रॉपर्ली नहीं कर पाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जो है केस वहाँ पर लिया था। ठीक है, ये होते हैं सुओ मोटो। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम में, ताकि पेशेंट्स को अच्छी मिले, क्योंकि बहुत हालत ख़राब थी उस टाइम, ऐसे प्रॉब्लम्स भी हुई थी, तो उस केस में भी इन्होंने जो है सुओ मोटो केस लिया। बहुत बार सुओ मोटो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया, कई बार इन्वायरमेंट के लिए भी लिया, जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन वगैरह हो जाता है, तो सुओ मोटो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। सुओ मोटो केस का मतलब जब खुद ब खुद बिना किसी PIL के, बिना किसी और पिटिशन फाइल किए कोर्ट खुद ब खुद अपना केस जो है स्टार्ट कर देता है किसी और अर्जेंट मैटर पे, उसको बोलते हैं सुओ मोटो केस। ठीक है, ये टर्म भी ना आपने बहुत बार सुनी होगी, वकालतनामा के बारे में सबने सुना होगा। देखो होता क्या है, अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी मूवी जो है फॉलो की, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मूवी, जैसे वो कौन सी OMG मूवी आई थी शायद, उसमें जो जिसने केस करा था वो खुद अपना केस लड़ रहे थे, मुझे नाम भूल गया, जो भी था उसमें उन्होंने खुद अपना केस लड़ा। मतलब हमारा एक, ध्यान से सुनो इस कहानी को सुनो, हमारा एक एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का। कौन सा एक्ट है? एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का। उस एक्ट में ये चीज़ बोला गया, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बोला गया है, उसकी सेक्शन 32 में ये चीज़ बोली गई है कि पर्सन जो है, कोई एक पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा कोई केस है, मैं खुद ब खुद अपना केस लड़ सकता हूं। ठीक है, ये उसमें बोला गया। बट क्योंकि देखो मैं अपना केस खुद ब खुद लड़ सकता हूं, मैं एडवोकेट नहीं हूं, बट फिर भी मैं अपना केस खुद ब खुद कोर्ट में लड़ सकता हूं। बट मेरे को लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है या मैं इतना एक्सपर्टाइज नहीं हूं, तो मैं खुद ब खुद अपना केस नहीं लड़ता हूं। सभी लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो खुद ब खुद अपना केस नहीं लड़े, तो वो किसको हायर करते हैं? वो किसी एडवोकेट को हायर करते हैं। ठीक है, वकालतनामा वही होता है। वकालतनामा एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो एक लॉयर या एडवोकेट को आप अथोराइज करते हो कि तू मेरा केस लड़। ठीक है, उसको अथोराइज करते हो अपने बिहाफ पे कि तू मेरा केस लड़ेगा। तो जो क्लाइंट किसी एडवोकेट को ऑथराइज करता है अपने बिहाफ पे कि मेरी बात तुम रखोगे कोर्ट में, क्योंकि मैं उतनी लॉ की नॉलेज नहीं रखता हूं, तो उस चीज़ को बोलते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट होता है जो एडवोकेट को ऑथराइज करता है कि वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वकालतनामा। उस डॉक्यूमेंट का क्या बोलते हैं? वकालतनामा। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि क्या आप अपना केस कोर्ट में खुद नहीं लड़ सकते हो, ये गलत है। आप अपना केस कोर्ट में खुद लड़ सकते हो, बट हमें पता है हमें लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है, तो एडवोकेट को हम हायर करते हैं। तो जो हम एडवोकेट हायर करते हैं तो उसको हम वकालतनामा, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, उसमें ये चीज़ होती है कि हम उसको ऑथराइज करें कि वो हमारी तरफ से लड़ेगा। फिर हमारी बात हम नहीं रखेंगे, हमारी जो बात होगी वो कौन रखेगा? हमारा एडवोकेट ही कोर्ट में रखेगा। दिस इज क्लियर। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट वकालतनामा का, ये आपको पहले भी पता होगा। नेक्स्ट इज रिट एंड रिट पिटीशन। रिट के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। होता क्या है, रिट होता है एक डायरेक्शन। देखो रिट क्या होती है? एक डायरेक्शन। रिट क्या होती है? एक डायरेक्शन जो कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट भी इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है, जिसको मानना पड़ता है किसी भी अथॉरिटी को या पर्सन को जिसके अगेंस्ट वो इशू है। तो मतलब हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है उसको इंडिया में मेन पिलर बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर सपोज करो पार्लियामेंट वाले कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट अगर रिट इशू करेगा तो उन पार्टीज को वो बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो ये होता है रिट। रिट होता है एक डायरेक्शन जो कोर्ट इशू करता है, जिसको मानती हैं, कौन मानती है? अथॉरिटीज मानती हैं या पर्सन मानते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं रिट। ठीक है, अ पिटीशन सीकिंग इश्यूएंस ऑफ अ रिट इज कॉल्ड एज रिट पिटीशन। देखो रिट तो हो गया डायरेक्शन। रिट पिटीशन, देखो पिटीशन क्या होता है यार? आप कोर्ट में गए, आपने कोई प्ली फाइल करी, उसको बोलते हैं पिटीशन। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा किसी ने फंडामेंटल राइट छीन लिया, ठीक है, मतलब मेरे को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरा ये किसी ने छीन लिया। अब मैं आर्टिकल 32 के तहत, ध्यान से सुना, आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हक देता है कि मैं कहाँ पर जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं क्या फाइल करूंगा? रिट पिटीशन। मैं पिटीशन डालूंगा, किसके लिए? रिट के लिए। मैं कोर्ट को बोलूंगा कि कोर्ट इस पे रिट इशू करे, इस ऑर्गेनाइजेशन पे रिट इशू करे, क्योंकि इसने मेरे फंडामेंटल राइट को छीना है। तो रिट पिटीशन मतलब जब आप एक प्ली फाइल कर रहे हो किसी कोर्ट में ताकि वो रिट इशू करे। और रिट क्या है? वो डायरेक्शन।
आपकी पिटीशन के आउटकम में जो कोर्ट डायरेक्शन इशू करती है किसी पार्टी के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी अथॉरिटी के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर, उसको बोलते हैं रिट। जैसे हमारे हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं रिट पिटीशन फाइल करने में, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केसेस में रिट इशू करता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट में भी इशू कर सकता है, और भी कोई लीगल राइट होगा उस केस में भी रिट इशू कर सकता है। ये पॉइंट भी मैंने पहले भी आपको बताया और आज मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू यार ये सिंपली इंग्लिश का वर्ड है, बट जुडिशियल में कैसे यूज होता है। स्टेटस क्यू का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर को फ्रीज कर दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, यही मतलब होता है स्टेटस क्यू का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए और बी का कोई पार्टी डिस्प्यूट है ना, ए और बी का पार्टी नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई बंगला है, उस बंगले का डिस्प्यूट है ए और बी में चल रहा है, पार्टी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी उसका कोर्ट क्या करता है, उसमें स्टेटस क्यू कर देता है। स्टेटस क्यू मतलब फॉर एग्जांपल वो जो प्रॉपर्टी बनी है उसको जैसी की तैसी रहने दो, मतलब ना उसमें कोई नया बना सकते हो आप, ना उसको तोड़ सकते हो। तो स्टेटस क्यू का मतलब होता है ज्यों की त्यों, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, ये लिख दिया है। स्टेटस क्यू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, जैसे स्टेट में वो है उसको उसी स्टेट में रहने देना है, मतलब आपने सब्जेक्ट मैटर को एज इट इज फ्रीज कर देना। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड का इन स्टेटस क्यू। इन लीगल टर्म इट इज यूज्ड एज लास्ट एक्शन इन अनकंटेस्टेड स्टेट ऑफ अफेयर दैट प्रोसीडेड अ कंट्रोवर्सी दैट इज टू बी प्रिजर्व्ड बाय द प्रिलिमिनरी इंजंक्शन कंपेयर स्टेटस क्यू एंटी। मतलब कहने का मतलब वही है कि जिस पुरानी सिचुएशन में था उसको उसी सिचुएशन में रख दो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, यही मतलब होता है स्टेटस क्यू का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसके साथ ये पीडीएफ कंप्लीट होगी। देखो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी